दोस्तों, मेरा एक दोस्त कहता है फीडबैक इज अ गिफ्ट। क्योंकि आप लकी होते हैं अगर आपको कोई फीडबैक देता है जिससे आप सीखते हैं, इंप्रूव होते हैं। श्री हरिवंश राय बच्चन जी को कोट कर रहा हूं, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। फीडबैक भी ऐसा ही है, अच्छा है तो ठीक है, अच्छा नहीं है तो और भी ठीक। शायद उसमें कुछ ऐसी सीखें छुपी हो जो आपको और ऊंचाइयों तक ले जाए। तो मेरे दोस्तों, परिवार वालों ने, जिन लोगों ने समय निकालकर मेरा पहला एपिसोड देखा और मुझे फीडबैक दिया, मैं आप लोगों का दिल से शुक्रगुजार हूं। With that, welcome to 50 Shades of Ash। थोड़ा ऐश, थोड़ी मस्ती। बाबू मोशाय ये हंसाएगा, थोड़ा रुलाएगा और शायद थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। तो चलिए हमारी ट्रेन आगे बढ़ाते हैं उसी स्टेशन से जहां लास्ट एपिसोड में रोका था। अरे नहीं नहीं, मैं पहले एपिसोड वाली राजधानी एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं बचपन की। बचपन के दोस्त, बचपन की मोहब्बत और बचपन की पिटाई, तीनों कभी नहीं भूलते। वो रुलाते भी थे और हंसाते भी। मम्मी पापा की पिटाई अजीब चीज थी। तब लगता था अत्याचार है, आज समझ में आता है प्यार था, चिंता थी। जहां वेस्टर्न कल्चर में माँ बाप बच्चे को हाथ लगाने के पहले भी 10 बार सोचते हैं, वहां हमारे मम्मी पापा 2 थप्पड़ लगाने के बाद सोचते थे तीसरा लगाऊं कि नहीं, क्योंकि उन थप्पड़ों में भी मां की ममता थी, पापा का प्यार था। हो सकता है तब आप रोए भी हो उस पिटाई पर अब उसी पिटाई को याद करके मुस्कान आ जाती है और हम सोचते हैं वो पिटाई एक बार और मिल जाए। क्योंकि जब मम्मी पापा का हाथ लगता था, चाहे प्यार से या पिटाई के लिए, आशीर्वाद बन के लगता था। अब मुझे समझ में आता है कि दिवाली के पटाखे मम्मी पापा की पिटाई से इंस्पायर्ड हैं। मां की पिटाई दिवाली के लड़ों जैसी, फूटती थी दर्जनों में पर आवाज थोड़ी ही करती थी। और पापा की पिटाई सुतली बॉम्ब, फटता था, हिला के रख देता था। वही मां जो अब तक प्रोसिक्यूटर थी, डिफेंस लॉयर बन जाती। पहले तो पापा को बोलती कि बच्चों को आप कुछ बोलते नहीं, और फिर पापा बेचारे थोड़ा परेशान होकर, मम्मी से डरकर हमें एक आधा कभी कभार लगा देते। तो फिर उन्हीं पापा को मम्मी ऐसा गिल्टी फील कराती जैसे डिसिप्लिन की जरूरत बच्चों को नहीं, पापा को ज्यादा है। याद है मैंने पहले एपिसोड में क्या कहा था? हम हस्बैंड्स धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। पापा किस चीज से गुजर रहे थे, अब हमें शादी के बाद खुद पापा बन के समझ में आ रहा है। मतलब उस जमाने में पेरेंटिंग बुक्स नहीं आती थी, हाउ टू रेज इमोशनली सिक्योर चिल्ड्रन के नाम की कोई किताब ही नहीं आती थी। मम्मी पापा का एक ही फ्रेमवर्क था, बेटा फीडबैक रिसीव हुआ। मम्मी भी बेचारी क्या करती, पापा की सैलरी से घर चलता। वो 12-12 घंटे जॉब पर बिजी रहते थे, अपने एक डिपार्टमेंट को संभालते थे, और मम्मी घर में चाइल्ड वेलफेयर, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ग्रीवेंसेस, चेंज मैनेजमेंट, सेंटर फॉर वेलबींग, ये सब डिपार्टमेंट्स सिंगल हैंडेडली चला रही थी, बिना डिग्री और बिना सैलरी के। मैं यह सोच के हैरान हो जाता हूं कि हमारे दादा दादियां, नाना नानी, इन लोगों ने 7-7, 8-8 बच्चों को कैसे पाला होगा। उनकी जनरेशन में फैमिली प्लानिंग का मतलब था प्लान तो है, फैमिली कब रुकेगी ये भगवान ही डिसाइड करेगा। 7-8 बच्चे नॉर्मल बात थी।
आजकल लोग नेटफ्लिक्स अकाउंट शेयर करने से पहले सोचते हैं। तब एक ही कपड़ा 4-5 बच्चे ऐसे ही शेयर कर लेते थे। जब सबसे बड़ा बच्चा अपने मतदान अधिकार की घोषणा कर रहा होता, तब पीछे से एक नया नागरिक अपने घर में आने की घोषणा कर देता। हमारे दादा दादी नाना नानी की जनरेशन्स में फैमिली नहीं, पूरा आईपीएल चला रखा था। अमेरिका जैसे देशों में फिर भी एक लॉजिक है। 7-8 बच्चे हैं तो समझ लो कैथोलिक है या मोर्मन। पर उस जमाने में इंडिया में अमर हो या अकबर, जॉनी हो या जनार्दन, कबीर हो या बलबीर, सबने अपनी आईपीएल टीम बना रखी थी। जाति का भेद नहीं, धर्म का भेद नहीं, बस एक कॉमन एजेंडा था, सेंसस का स्कोर बढ़ाओ। अमेरिकन बेबी बूमर्स का रिटायरमेंट प्लान था 401k, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। हमारे दादा दादी नाना नानी, उनका रिटायरमेंट प्लान था 7 बच्चे, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, गारंटीड रिटर्न्स और कोई मार्केट क्रैश का झंझट ही नहीं। फिर आए हमारे मम्मी पापा लोगों की जनरेशन। उन्होंने बोला बहुत हो गया आईपीएल, हम तो गिल्ली डंडे से ही काम चला लेंगे। हमारे मम्मी पापा की जनरेशन्स में होता रिलेटिवली छोटा परिवार, बच्चे 3 या 4, और हर बच्चे के बीच में होता अंतर कोई 3 या 4 साल। मतलब हर 3-4 साल में कोई नया प्लेयर ड्राफ्ट हो जाता। जैसे हमें मम्मी पापा की जनरेशन्स ने वो प्लानिंग पापा की सैलरी देखकर नहीं, दूरदर्शन के कृषि दर्शन देखकर की थी। इक्विडिस्टेंट स्पेसिंग, हर बच्चे में बराबर का गैप, बिल्कुल खेती जैसे। फर्क बस इतना था कि किसान को पता होता था गेहूं बोया है या सरसों। मम्मी पापा को पता ही नहीं था अगला बच्चा आइंस्टाइन निकलेगा या राखी सावंत। भगवान भी वैरायटी पैक भेजता था, एक पढ़ाकू, एक लड़ाकू, एक जुगाड़ू और एक लिमिटेड एडिशन। वीआईपी कोटे में आता था सबसे छोटा या छोटी, जिसे आप कभी बड़ा ही नहीं होने देते थे, और उसको भी बड़ा नहीं होने की इतनी गंदी आदत लगती कि जब आप बड़ा होने को बोलते ग्रो अप, तो वो अपनी मासूम सी शक्ल बना के बोलता वो क्या होता है। और ज्यादा पढ़ लिख लिया तो आप पर ही वॉल्ट डिज्नी का कोट मार देता, ग्रोइंग ओल्ड इज मैंडेटरी, ग्रोइंग अप इज ऑप्शनल। भिन्न प्रकार के बच्चे। वो फॉरेस्ट गंप मूवी का एक पॉपुलर डायलॉग है, सुना तो हो गई आप लोगों ने, लाइफ इज अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यू डोंट नो व्हाट यू गोना गेट। वो हमारी भारतीय फैमिली से ही इंस्पायर्ड है। हमारे मम्मी पापा को बेचारों को पता ही नहीं था कि बच्चे इतनी वैरायटीज में भी आ सकते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में साम दाम दंड भेद लिखा था। हमारी इंडियन मम्मियां ये स्ट्रेटजी उसके पब्लिश होने से पहले से ही अप्लाई कर रही थी। साम, बेटा मेरा राजा बेटा है ना, जरा बाजार से धनिया ले आ। दाम, बेटा काम कर दे, कैडबरी दिला दूंगी। दंड, नहीं माना, फीडबैक रिसीव हुआ। भेद, ठीक है पापा को आने दे, पड़ोस वाले बंसल जी के बच्चों से कुछ सीखो। पता नहीं हमारे भारत के राजाओं ने कभी अर्थशास्त्र पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पर अगर उन राजाओं की जगह हमारी मम्मियों ने शासन किया होता तो उन अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल सोचने के पहले ही मम्मी उन्हें डिवाइड करके पोछा, कपड़ा और बर्तन बांट चुकी होती। तो मम्मियों का इस बचपन के वैरायटी पैक का मैनेज करने के लिए एक कमाल का सिस्टम था। जैसे चिड़ियों के अलग अलग बर्ड कॉल्स होते हैं, वैसे ही हमारी मम्मी के भी अलग अलग बच्चा कॉल्स हुआ करते थे। वो हमें अपने नाम से बुलाती नहीं थी, और अगर बुलाती भी थी तो हमारा एक्चुअल नाम
10वें नंबर पर आता था। उसके पहले आपके भाई बहन, रिश्तेदारों के बच्चे, मोहल्लों के बच्चे, सबके नाम आते थे। और उसके बाद आपका नाम लिया जाता। बंटी, पिंकी, स्वीटी, पप्पू, पिंटू, मोंटू, चिंटू, और फिर आपका नाम। और आपका भी सिर्फ एक नाम नहीं, 10 नाम होते थे। मुन्ना, राजा, बाबू, भैया, बेटा, नवाब साहब, और फिर शायद आपका असली नाम। मतलब ये अमेरिका में जहां नामों की डिक्शनरी 2 पन्नों में खत्म हो जाती है, वहां कोई हमारे नामों की पीएचडी कर सकता है। यहां अमेरिका में बच्चों को मां बाप से 2 ही सिग्नल मिलते हैं। डोनाल्ड, कम हियर। अगर छोटा नाम लिया तो बस ये पता है कि हाँ, गुस्से में नहीं है, पता नहीं ब्राउनीज मिलेगी या काम। डोनाल्ड जे ट्रंप, कम हियर। पर पूरा नाम लिया तब घर में इमरजेंसी। तब भी और अब भी। शायद इस डोनाल्ड को बचपन में 2-4 फीडबैक सेशंस मिल जाते हैं तो आज दुनिया का फीडबैक थोड़ा बच जाता। पर अगर अमेरिका में है जिसने हमारी भारतीय माओ से फॉर्मूला चुराया है, तो वो यही है, डोनाल्ड जे ट्रंप। स्लीपी जो, क्रिकेट हिलैरी, क्रेजी कमला, ये लोगों को नाम देता और हम इसके नाम की सड़कें निकाल देते। डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू हैदराबाद में। पर हमारे देसी बच्चों की ट्रेनिंग अलग ही थी। कौन सा नाम लिया सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं था, कैसे लिया ये भी इंपॉर्टेंट था। मुन्ना मतलब मूड अच्छा है, कोई छोटा मोटा काम है, आप सेफ हैं। बाबू मतलब मूड बहुत अच्छा है, शायद बाजार से कुछ अच्छा आया, ना लौकी ना कद्दू, पर किसी शादी के संगीत से बूंदी के लड्डू। राजा बेटा मतलब मम्मी को आप पे बहुत प्यार आ रहा है और आप तुरंत इमोशनल हो जाते हैं, आंखों में आंसू छलकने लगते हैं, दिल में प्यार। फिर मम्मी का अगला सेंटेंस आता था, जरा छत से कपड़े उतार लाना। प्यार नहीं था, नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी थी। और फिर आता था, नवाब साहब। बस सिर्फ इतना। इतना सुनते ही पता चल जाता मम्मी का मूड बहुत खराब है। और आप जिस पोज में फैले हुए हैं, उस पोज को देखकर उनका खून भी खौल रहा है। और थोड़ा जब ज्यादा गुस्सा आता तो एडजेक्टिव्स बरसने लगते हैं। महाघोरी, क्योंकि सुबह के 10 बज गए, नहाना तो दूर, आपने बाथरूम के पास कदम तक नहीं रखा। संडे को एक दिन की छुट्टी में भी परफॉर्मेंस रिव्यू हो जाता था घर में। उस टाइम पे महाभारत शो काफी पॉपुलर था, संडे को आता था। और मैंने तो इस एडजेक्टिव पे एक पूरा गाना ही बना दिया था उस शो से इंस्पायर होकर। अथ श्री महाघोरी कथा, कथा ये पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की। उसको सुनने के बाद मम्मी का गुस्सा ऐसा बढ़ता कि मुहावरे बरसने लगते। ऐसे ऐसे कि हरिवंश राय बच्चन सुन लेते तो मधुशाला वापस चले जाते और सुमित्रा नंदन पंत हिमालय से ही नहीं उतरते। बेटा अपना चंद्रमा सोच लेना। देखिए, स्कूल में मेरा हिंदी इंग्लिश लिटरेचर थोड़ा कमजोर था। पोएम्स सो के और कविताएं रो रो के पढ़ता था। पर साइंस ठीक ठाक था। यह पता था कि स्पेस में चंद्रमा एक ही है जो धरती के चारों तरफ घूमता है, मजबूरी में, ग्रेविटी की वजह से। तो जब मम्मी कहती थी अपना चंद्रमा सोच लेना, तब यह नहीं समझ में आता
कि अगर मेरा खुद का चंद्रमा हो सकता था तो ये रशिया अमेरिका वाले एक के लिए क्यों लड़ रहे थे? मेरे पास तो स्पेयर था। मुझे पूरा यकीन है कि गुलजार साहब ने अपने गाने हमारी मम्मी के मुहावरों से ही इंस्पायर होकर लिखे हैं। कभी जिंदगी से मांगा पिंजरे में चांद ला दो, चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले। मेरी भी हालत उस चांद जैसी हो जाती, मन करता बिना हट किए पतली गली से निकल जाऊं। पर गुलजार साहब, आपने हमारी मम्मियों को रॉयल्टी नहीं दी। गलत बात। इसलिए हमारे देसी बच्चे बड़े होके दुनिया के सबसे अच्छे लीडर्स बनते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है। रूम में घुसने से पहले मूड रीड करो, डेटा कलेक्ट करो, रिस्क असेस करो और फिर डिसाइड करो अंदर जाना है या सीधा बाहर से ही काम निकालना है। ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का करिकुलम नहीं है दोस्तों, ये हमारे घर का सर्वाइवल ट्रेनिंग था। दोस्तों, वो बचपन के दिन और उन किस्सों के पात्र सब छूट गए, बस रह गई ये यादें। चाहे आइंस्टाइन निकले हों या राखी सावंत, चाहे पढ़ाकू, लड़ाकू या जुगाड़ू और या लिमिटेड एडिशन, चाहे मुन्ना कहलाए हो या कहलाए हो नवाब साहब, मम्मी पापा की पिटाई और प्यार सबको बराबर मिलता था, जिसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं था। और आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, याद करते हैं, वो पिटाई दिवाली की फूलझड़ी जैसी लगती थी, डराती कम, रोशनी ज्यादा देती थी, और उस रोशनी में ही बड़े हुए हम। चाहे गेहूं थे या सरसों, मम्मी पापा को पता था कि क्या उगाना है हमें। That's my time guys। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप लकी हो और मम्मी पापा के साथ हो तो उनकी पिटाई खाते रहिए। Give them a hug for me। Live, love, laugh। Ash is over and out। Thank you।